हेलो मेरे नफ़ा और नुकसान। अब हम लोग एक सेक्शन बी वाले की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता है मैंने एमसीक्यू वाला जो इसी सैंपल पेपर का था वो तो मैंने डाल दिया है। तो अब आप सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ेंगे कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जो लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जरा उसको समझ लीजिए। पहली बात ये, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, आप ये नोट कीजिए कि जो भी क्वेश्चन जैसे बी सी डी ई सेक्शंस होते हैं तो आपको अटेम्प्ट कैसे लेना, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। सेक्शन बी आता है 2 नंबर का। जो क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं उनमें सिर्फ 2 ही पॉइंट आपको मेंशन करना है। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतने ही पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कृपया 3 पॉइंट मेंशन करें। 5 का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट मेंशन करें। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 पॉइंट। पंचायत नहीं लिखनी है आपको। कैसे मार्क करना है? पॉइंट वाइज। ठीक है, आप पॉइंट वाइज करके उसके आंसर्स को लिखे। बहुत सारे बच्चे होते पूछा कुछ और है, पूरी आधी शीट भर देते हैं, बोलते हैं 7 शीट भर के आया हूं। मैं बोलता हूँ सही है भाई साहब। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना यही है कि आपको जो भी आंसर्स देने वो पॉइंट वाइज में देने हैं और उतने पॉइंट में जितने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगर बहुत जरूरी है तो 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए, अदरवाइज टू द पॉइंट रहिए। ठीक है सरकार, तो ये सेक्शन बी है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैसे करना है आप मेरी आंखों में देखेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। आंखों में मतलब आप अपने कैमरे की आंखों में देखेंगे। हाँ, असली में ऐसा नहीं करने का सर। ध्यान से देखिए, कहता है हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज द थिंग्स। ऑब्वियस सी बात है सर। कहता है क्या पैसे ने पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था ना, कि मुझे जूते बेचने हैं तो किसी को भाई साहब जूते चाहिए तो मुझे वो ढूंढना पड़ता था जो उसको भी जरूरत हो, है ना। तब जब 2 को इंसिडेंट वांट होती थी तब हम अपना सामान बेच पाते थे। अब क्या भाई साहब, पैसे हैं, ये को इंसिडेंट वांट की बात खत्म हो गई है। पैसे ने क्या कर दिया है, कोई भी सामान आपको खरीदना है जाइए खरीद लीजिए, उसे पैसा दे दीजिए। तो पैसे ने को इंसिडेंट की वांट को एकदम खत्म कर दिया और वो हमारे लिए इजी हो गया है ना। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि जो मनी ने किस तरीके से इजी कर दिया है चीजों को खरीदना और बेचने के लिए। तो एक्सचेंज द थिंग कैसे इजी किया है, देखिए पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना क्या है जरा समझिए। यहाँ पे भी सर ये पॉइंट पंचायत लिखिए, आपको पंचायत लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर रहना है। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है सरकार? अब देखिए इसमें पॉइंट वाइज से लिखा हुआ है ना, बट इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने की वजह से समझ नहीं आ रहा बाबूजी पॉइंट कहाँ पे है। पहले देखिए, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क करके है तो पहला पॉइंट आप ऐसे समझ लीजिए। पहला पॉइंट आप यही ले लीजिए कि इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंट वांट। तो मनी ने क्या सॉल्व कर दिया है, प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? डबल को इंसिडेंट वांट। तो आपको याद कर रखना है, डबल को इंसिडेंट वांट याद रखना है। पेपर आएगा लिख दीजिए, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंट वांट। बात खत्म। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? इट सर्व एज द यूनिट ऑफ अ वैल्यू। अब देखिए, मतलब आप पता है ना, उसने कहा है इट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अ वैल्यू। मतलब कि ये मनी को हम क्या समझते हैं अब, या हम क्या मानते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है किस चीज की? ये है क्या है? यूनिट ऑफ अ वैल्यू है। कोई भी सामान जब उसके लेते हैं, कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं, उसकी यूनिट वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? मनी मान लेते हैं। मनी का मतलब ये है कि मनी को आप हर वस्तु से कंपेरेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, चाहे गोल्ड लेना है तो भी आप मनी से खरीद सकते हैं, या जूता लेना है तो भी आप मनी से खरीद सकते हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं मनी से उस वस्तु को, तभी तो बोलते हैं जूता कम दाम का है, गोल्ड महंगे दाम का है। तो पहला है कि डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड, दूसरा ये क्या, इट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अ वैल्यू। और अगर आप इससे और एक और तीसरा पॉइंट भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या है? इट इज अ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो 2 पॉइंट लिखे कि मनी ने किस तरीके से सॉल्व किया है। पहले तो लिखेंगे ये क्या, इसे हम एक्सेप्टेड करते हैं। किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। किसको? मनी को। दूसरा प्रॉब्लम, इसने डबल को इंसिडेंट वांट को खल्लास कर दिया। तीसरी प्रॉब्लम है, इसे हम यूनिट वैल्यू समझते हैं। किसको? मनी को। तो मनी ने इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम को खल्लास कर दिया। कैसे? कि डबल कोइंसिडेंट गया,
और दूसरी बात हमने ये भी मान लिया कि मनी को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सचेंज वैल्यू की तरह एक्सेप्ट करते हैं, वो भी खलास हो गया और इसे यूनिट वैल्यू समझते हैं। तो आपको बस 3 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना जवाब, फालतू की बातें करना पसंद नहीं है सर। अगला सवाल आंखों में देखिए, कहता है व्हाट डू यू नो अबाउट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी तरीके से कोई रूठ जाता है तो उसे कहते हैं हम डिस्प्यूट। तो किस तरीके से डिस्प्यूट चला हुआ है, कौन सी रिवर आपको पता है, दीज आर 2 रिवर, दिस इज कॉल्ड कृष्णा और गोदावरी रिवर। कृष्णा और गोदावरी रिवर है। तो गोदावरी मुंबई के महाराष्ट्र से निकलती, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में निकलती है वहां से, और वहां से निकलते हुए ये आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से होते हुए पूरे साउथ में बहती है। ठीक है, गोदावरी जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा है ना, वैसे साउथ इंडिया में गोदावरी रिवर है। वो ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का मतलब पूरे साल बहती रहती है ये रिवर गोदावरी। लेकिन अभी क्या हो गया ना, इसमें एक डिस्प्यूट चल रहा है। कौन सा? कृष्णा और गोदावरी को लेके। दोनों नदी है, दोनों नदियां आपस में नहीं लड़ी हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है सरकार कि 2 स्टेट है वहां पे। कौन कौन से स्टेट है जरा ध्यान से देखिए। पहला स्टेट है जो द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। पहला कौन सा स्टेट आता है? कर्नाटका ने। और दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट ये चल रहा है कि आंध्रा कहता है गोदावरी रिवर का पानी मुझे चाहिए, और कर्नाटका कहता है गोदावरी रिवर का ज्यादा पानी मुझे चाहिए। इसी वजह से उन दोनों में डिस्प्यूट बना है। कोई कहता है कि भाई मेरे रिवर मतलब मेरे स्टेट से ज्यादा बहती है तो हमें पानी ज्यादा चाहिए। कोई कहता है हमारे स्टेट में पानी की कमी तो हमें पानी ज्यादा चाहिए। तो दोनों स्टेट में पानी को लेकर डिस्प्यूट है। वो कहते हैं हमें ज्यादा चाहिए, वो कहते हैं हमें ज्यादा चाहिए। यही है, 2 स्टेट मेजर है, आंध्रा और कर्नाटका, ये याद रख लीजिए। अब पहला रीजन क्या है, अब बस ये आपको लिखना है कि डिस्प्यूट किसके बीच में, कर्नाटका आंध्रा। अब डिस्प्यूट के बीच की प्रॉब्लम क्या है, द रीजन बिहाइंड द डिस्प्यूट डाइवर्जन ऑफ मोर। अब देखो डिस्प्यूट ये है कि क्या कहते हैं, मोर वाटर ऑफ कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर इरिगेशन एंड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। अब क्या होता है, जो डिस्प्यूट है ना, the reason behind this dispute was diversion of more flow of koina by the Maharashtra government for irrigation and the हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब क्या होता है, मान लीजिए ये मैंने कहा ना अभी गोदावरी आप निकल कहाँ से रही है सरकार, महाराष्ट्र से निकल रही है। तो महाराष्ट्र से जब ये बहती थी तो कर्नाटका को भी पानी मिल रहा था, आंध्रा को भी पानी मिल रहा है। पहले ही ये दोनों रिवर आपस में स्टेट लड़ाई करते थे कि वो कहता था भाई हमें ज्यादा पानी चाहिए, वो कहता था हमें पानी चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए क्योंकि ये महाराष्ट्र से निकले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पानी चाहिए, क्योंकि पानी की किल्लत हर जगह है। पानी से दूसरा काम और क्या होता है कि वो इरिगेट कर सकते हैं, अपने खेतों की सिंचाई भी करते हैं। प्लस ये भी होता है पानी से कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, जहां से पानी से बिजली बनती है, उसके लिए भी पानी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि जो महाराष्ट्र है वो और ज्यादा पानी लेने की कोशिश कर रहा है। लेने की पानी की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली भी बनानी है और वहां पे इरिगेशन भी करनी है। तो मेन डिस्प्यूट का कारण ये कोयना एक ट्रिब्यूटरी है किसकी सर, गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो किसके लिए पानी लेना चाहती है, इरिगेशन एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों स्टेट्स को तकलीफ होगी क्योंकि इन्हें पानी कम मिलेगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड लेसर द फ्लो ऑफ देयर स्टेट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर देखिए ना महाराष्ट्र से गोदावरी निकल रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है गोदावरी, तो अगर महाराष्ट्र वहां पे ज्यादा पानी ले लेगा तो आगे कर्नाटका और आंध्रा में भी पानी कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से इन दोनों स्टेट को परेशानी है महाराष्ट्र से। जबकि पहले इन दोनों में आपस में लड़ाई थी क्योंकि ये बोलता था ये ज्यादा पानी लेता, ये बोलता था ये ज्यादा पानी लेता है। ठीक है सरकार, इसीलिए ये परेशानी चल रही है। ठीक है, और जिस स्टेट को भी कम पानी मिलेगा उस स्टेट में तकलीफ होगी, वहां के इरिगेशन को तकलीफ होगी, वहां की जो इंडस्ट्री है उसको तकलीफ होगी, वहां के पावर प्लांट्स को तकलीफ होगी। पानी सबको चाहिए, पानी है ही नहीं। ठीक है सरकार, ये प्रॉब्लम है किसके बीच में, ये है कृष्णा और गोदावरी का डिस्प्यूट, 3 स्टेट्स के बीच में लगा हुआ। हालांकि 2 मेनली है, कर्नाटका आंध्रा, बट ये नदी निकलती है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद अब वहां से पानी ज्यादा लेना चाहती है, जिसके कारण इन दोनों स्टेट को दर्द है। ठीक है सरकार, बस टू द पॉइंट आंसर लिखना और इसे पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है। ठीक है सर, ज्यादा इसमें कहानियां नहीं लिखना प्लीज,
ओनली पॉइंट्स में आंसर। पहला पॉइंट आप ये करोगे कि किन के बीच में स्टेट है, दूसरा पॉइंट ये करोगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ज्यादा पानी लेना चाहती है, क्यों, किसके लिए, इरिगेशन एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज वाई अब इन्हें दिक्कत होगी। ठीक है, 2 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। अगला कहता है विच इंस्टीट्यूट सुपरवाइज द, कहता है कौन सा इंस्टीट्यूट सुपरवाइज करता है, किसको सुपरवाइज करता है, फंक्शनिंग ऑफ अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंडिया मतलब जो लोन देते हैं उसे कौन सुपरवाइज करता है। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ डज इट सुपरवाइज देम, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स, कहता है वो किस तरीके से सुपरवाइज करता है, 2 पॉइंट लिखिए। तो बस आपको पता होना चाहिए पहला पॉइंट, आपको पता है ना बैंकों का बैंक जो माई बाप है वो कौन है सुपरवाइज करने वाला, आरबीआई। इसका आंसर बस इतना होगा, आरबीआई है जो फॉर्मल मतलब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उसको कौन, उन फॉर्मल जो लोन देते हैं उन्हें कौन सुपरवाइज करता है, तो वो आरबीआई है। जैसे एसबीआई को, विजया बैंक को और बैंक ऑफ बड़ौदा को, पीएनबी को या एसबीआई को, सबको कौन देखता है, आरबीआई। आरबीआई वाले देख लो यार, है ना, ये कभी भी एसबीआई वाले कुछ काम धाम नहीं करते हैं, तो आप इस बात को समझिए। दूसरा कहता है हाउ डज इट सुपरवाइज देम, कहता किस तरीके से सुपरवाइज करता है, कोई 2 पॉइंट लिख दीजिए। तो किस तरीके से सुपरवाइज करता है, देखिए सुपरवाइज कैसे करेगा। पहला सुपरवाइज ये करता है, पहला 2 ही पॉइंट हमें लिखना है। तो पहला कहता है इट इंश्योर्स दैट द बैंक गिव द लोन नॉट जस्ट द प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड द ट्रेडर्स। पहला सुपरवाइज इस तरीके से करता है कि आरबीआई ये देखता है कि सारे के सारे बैंक गरीब लोगों को भी लोन देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो ये बैंक हो सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लौटाएंगे उन्हें देते हो, ऐसा नहीं करना है। बैंकों को सबको लोन देना है, पर आपको पता है बैंक सबको देते नहीं है, किसे देते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। ठीक है सरकार, पर ये आरबीआई इस बात को इंश्योर करता है। ठीक है, और दूसरा किस तरीके से इंश्योर करता है, दूसरा इस तरीके से इंश्योर करता है कमर्शियल बैंक हैव सबमिट टू लेंडिंग इंफॉर्मेशन डिटेल्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट द बैंक गिव द लोन टू ऑल काइंड ऑफ कस्टमर। जो ये बैंक होते हैं ना, इन्हें आरबीआई को लिस्ट भेजनी होती कि भाई हमने इस आदमी को इतने इतने टाइम के लिए इतना इतना रुपया दिया है। तो 2 तरीके से आरबीआई को पता चल जाता है कि ये सारे कस्टमर को लोन दे रहे हैं कि नहीं। पहला ये इंश्योर करता है कि एक ही टाइप के कस्टमर को ना मिले, जो प्रॉफिट मेकिंग है उन्हें ही ना दें, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उन्हें ही ना दे। और दूसरा इस तरीके से इंश्योर करता है आरबीआई कि हमें भाई लिस्ट भेज दो, तुमने कितने कितने लोगों को कितना कितना रुपया कितने कितने साल के लिए दिया है। इन दोनों तरीके से इंश्योर करता है आरबीआई, सुपरवाइज करता है छोटे बैंकों को। ठीक है, उन्हीं छोटे बैंकों को कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, बात खत्म, पंचायत लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए कहता है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिंघाला सुपरमेसी। अब आपको पता है ना सरकार, जिस भी देश में जो मेजोरिटी जनता होती है वो माइनॉरिटी के ऊपर सुपर इम्पोज होने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि हमारा ही रूल चले, वो सोचती है कि हम ही अथॉरिटी में रहे हमेशा के लिए। तो आपको पता है श्रीलंका में भी 2 लोग होते थे, एक तमिलियन होते थे, एक सिंघालीस होते थे। हमेशा उन दोनों के बीच में दर्द बना रहता था। वो बोलते थे कि हम सुपरमेसी है, वो बोलते थे कि हम सुपरमेसी है। तो समझिए जरा इस क्वेश्चन को, उसने ये कहा हुआ है कि एनी 3 मेजोरिटेरियन, कहता है डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स। कौन से 3 मेजर्स लिए गए थे, अडॉप्ट किया गया था बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंका के द्वारा, किस चीज के लिए, सिंघालास की, सिंघाला सुपरमेसी है, सिंघाला सुपरमेसी है, उसके लिए कौन से 3 मेजर्स लिए गए थे, ध्यान से देखो। पहला मेजर, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड बिकॉज, देखिए सरकार पहला 3 कौन से मेजर लिए गए थे पहले आप समझ लो। पहला मेजर था इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज द सिंघालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला ये सुपरमेसी बता दिया कि भाई साहब श्रीलंका के अंदर अब एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो सिंघालीस होगी। ये तो तकलीफ होगी ना भाई, तो अगर सिंघालीस हो जाएगी तो तमिलियन लोग क्या करेंगे। तो पहली ये सुपरमेसी उन्हें दे दी थी, सिंघाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी सुपरमेसी क्या दी, द गवर्नमेंट फॉलो preferential policies that favor Singhala's applicants for university position
एंड द गवर्नमेंट जॉब। दूसरी ये दे दी कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से वैकेंसीज निकाली, इस तरीके से प्रेफरेंस दी कि जो सिंघालीस लोग थे वो आ जाए और जो बाकी तमिलियन लोग थे वो ना आए। ये दूसरी सुपरमेसी करके दिखाई। ये कर कौन रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि सिंघालीस को सुपीरियर बनाया जा सके तमिलियन से। यही बात आपको याद रखनी है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने सिंघालीस को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, और दूसरा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में उन्होंने प्रेफरेंस दे दी। किसको प्रेफरेंस दे दी? सिंघालीस पीपल को। बस आपको लिखना है, गवर्नमेंट गिव प्रेफरेंस टू द सिंघालीस पीपल। ठीक है। और तीसरा पॉइंट 2 पूछा था ना, दे आर आस्किंग 3, जस्ट राइट द 3 1। थर्ड क्या था? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। ठीक है सरकार। अब ये देखिए, तीसरा उन्होंने ये कर दिया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने स्टिपुलेट किया दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक फोर्थ पॉइंट, अभी इसको देखिए, रुकिए जरा। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिज्म सिंघालास leaders was sensitive to their language and culture। ठीक है सरकार। अब देखिए क्या हुआ, जरा इस पॉइंट को छोड़िए कि आपके साथ इस पॉइंट में इसने यही कहा हुआ था ना कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पर इसे छोड़िए जरा, ये अच्छा पॉइंट है, इसको देखिए। कहता श्रीलंकन के जो तमिलियंस थे ना, उन्हें ऐसा लगने लगा, श्रीलंका के अंदर जो तमिल थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई भी उनका मेजर पॉलिटिकल पार्टी, कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म सिंघालास लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब ऐसी बात है, अगर वहां पे सिर्फ सिंघालीस ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, सिंघालीस को कल्चर को सेलिब्रेट करोगे, हर चीज सिंघालीस करोगे, गवर्नमेंट जॉब में सिंघालीस आ जाएंगे, प्रोफेसर सिंघालीस होंगे, जज सिंघालीस होंगे, तो श्रीलंका तमिलियंस को यही लगेगा ना भाई कि हमारे लैंग्वेज को लेके, हमारे कल्चर को लेके ये लोग सेंसिटिव नहीं है। ठीक है सरकार। तो ये आप तीसरा पॉइंट जरा वहां पे मेंशन कर दीजिए, जिससे ये पता चलेगा सिंघालीस लोगों को सुपरमेशी दी गई थी। ठीक है सरकार। तो पहला यही था कि एक एक्ट ऐसा पास कर दिया गया जिसे बोला सिंघालीस ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरा, ये गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटी के पोजीशंस में फेवर दे दिया गया सिंघालीस के लिए। और तीसरा था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बस 3, या चौथे की जगह ये तीसरा लिख सकते हैं कि जो सिंघालीस तमिलियन थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं ये हमारी लैंग्वेज को लेकर किसी भी तरीके से सेंसिटिव नहीं है। तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, 3 पॉइंट काम हो जाएगा। फिर बोलो ज्यादा पंचायत नहीं करनी, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सरकार। ये तो पंचायत पता नहीं क्या छाप रखा है ना। मेंशन एनी 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन। देखिए सरकार, अब बस ये बात है, जब कोई भी गवर्नमेंट किसी के साथ करेगी तो अब श्रीलंकन तमिलियन वाले भड़क जाएंगे ना। अब वो क्या करेंगे, देखिए सर, उन्होंने पहला काम क्या किया, पहली डिमांड क्या रखी, रिकॉग्निशन ऑफ तमिलियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तमिलियन लोग भड़क गए, उन्होंने कहा भाई देख लो, अब हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दो, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट जॉब। जो उन्होंने किया था उसके बराबर की मांग रख दी, भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। रीजनल ऑटोनॉमी, अब हर जो रीजनल किसी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे जो पर्टिकुलर के लोग होते हैं ना, उनकी ऑटोनॉमी चलती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया पे बुद्धिज्म है तो वहां पे बुद्धिज्म का ही ऑटोनॉमी चलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी इलाके में हमारी भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए जहां पे हम मेजोरिटी में हैं। तो तीन ऐसे, देखिए सर, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ये है बहुत करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको लिखना है, नंबर फुल मिलेंगे। यू हैव टू राइट लाइक दिस। पंचायत किसी को करना पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं। ठीक है सरकार। जरा अगला सवाल देखिए। कहता हाईलाइट द सपोर्ट गिवन बाय द लोकल गवर्नमेंट in lessening the workload of our central government and state। हाँ देखिए, कहता है किस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क को कम कर सकती है। किसके वर्क को, सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क को और स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को। हाँ कम कर सकती है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट छोटे छोटे झगड़े मसले को सुलझाएगी तो वो बड़े बड़े फैसले कब लेगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी इलाके में झगड़ा हो गया 2 लोगों के बीच में, उसके प्रॉब्लम को सुलझाएगी तो स्टेट की पॉलिसी को कब बनाएगी, स्टेट के लोगों के लिए कब काम करेगी, है ना। तो इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट है डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से क्या कर सकती है,
स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोड को कम कर सकती है। पहला कैसे कम कर सकती है? लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट्स अ ग्रेट डील इन लेसनिंग द वर्कलोड ऑफ अ सेंट्रल, ठीक है, पंचायत है। पहला पॉइंट ये नोट कीजिए, द लोकल गवर्नमेंट टेक अप सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, पहला ये कर सकती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पास लेके उनके लोड को कम कर सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? 2 नंबर का सवाल है तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट काफी है। पहला, दे शेयर सम ऑफ देयर बर्डन एंड अलाउ देम टाइम टू कंसंट्रेट ऑन अ मैटर ऑफ द स्टेट इम्पोर्टेंट एंड नेशन। कहता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कुछ काम मतलब अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगी तो स्टेट गवर्नमेंट अपने मेन मुद्दों पे ध्यान देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन मुद्दों पे ध्यान देगी जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो ये लिख दे, या फिर मच ऑफ देयर टाइम विच वाज wasted on the local problem could now be devoted to the much more important issue। हाँ, जो लोकल प्रॉब्लम में पहले जिन प्रॉब्लम में बहुत परेशानी हुआ करती थी उसे हम अच्छे इंपॉर्टेंट कामों में उस टाइम को डिवोट कर सकते हैं। ये लिख सकते हो, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ इशू एंड प्रॉब्लम विच आर द बेस्ट सेटल इन अ लोकल लेवल। कहता है, देखिए सरकार, पहला ये लिखना है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो, दूसरा उनके बर्डन को कम कर दोगे तो वो किसी अच्छे काम में उस टाइम को लगा पाएंगे, और तीसरा पॉइंट बस ये लिख देना कि कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसे हम लोकल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। मान लीजिए किसी लड़के लड़के में प्यार हो गया, दंगा होने वाला है ना, तो उन दोनों कम्युनिटी के मिला दो यार, जो मेन लोग हैं उन्हें बात करने दो, भाई साहब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, मामला वहीं सुलझ जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, वहां भाषण कर रहे हैं आधे घंटे, उस टाइम पे वो कुछ स्टेट के लिए अच्छा काम तो कर सकते हैं ना। इस तरीके से कुछ जो प्रॉब्लम है उसे मतलब कि लोकल लेवल पे ही समझाया सुधारा जा सकता है। ये है, तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख दीजिए। बात खत्म, 3 ही पॉइंट की जरूरत है, 3 पॉइंट लिख दिए। पीपल हैव द बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड द बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ मच टू स्पेंड। ठीक है सरकार, ये कोई यूज का काम नहीं, बस 3 पॉइंट लिख दिया आपने, बस काफी है। अगला सर, ये क्या है भाई? Why do you think that नरेगा 2005 is a reference referred as a right to work? कहता है कि बताइए, नरेगा चला था ना, नरेगा का मतलब समझ लीजिए, अभी मैं समझाता हूँ। नरेगा 2005 में आया था तो उन्होंने कहा था नरेगा को हम कहते हैं राइट टू वर्क। हमारे देश में बहुत सारे राइट्स मिले हैं सरकार, और एक राइट है राइट टू वर्क। आपको काम करने की भी अधिकार है कि आपको काम मिलेगा। आज के टाइम पे लोगों को काम ही नहीं मिला तो काम क्या करेंगे, तंबूरा। कहता है इमेजिन दैट, आपको इमेजिन करना है, यू आर द विलेज हेड। आप मान लीजिए आप किसी गांव के पंचायत हैं, मतलब प्रधान है, ठीक है। इन दैट कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटी दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दिस एक्ट दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। कहता है कि आप हमें ये, आप किसी ना गांव के हेड हैं, गांव के हेड हैं या किसी गांव के आप प्रधान हैं, तो वो कहता है कि अगर आप किसी गांव के हेड हैं या किसी गांव के प्रधान हैं तो आप इस तरीके जरा कुछ ऐसे सुझाव सुलझाइए जिससे ये पता चल जाए कि उन कामों को, उन सुझावों को हम नरेगा के अंदर ले लें जिसकी वजह से, उन कामों की वजह से लोगों के, गांव के लोगों को इनकम भी बन जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे काम बताइए गांव में जिससे लोगों की इनकम बढ़े और ताकि हम गांव के लोगों को काम पे लगा सके। मान लीजिए आप गांव के प्रधान हैं, अब आप जब गांव में काम ढूंढेंगे भाई साहब, तभी तो आप काम करवाएंगे, तभी तो लोगों को पैसे देंगे। आपको लोगों को इनकम बढ़ानी, आप लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाएंगे? तभी बढ़ाएंगे ना जब उनसे काम करवाएंगे। सबसे बड़ी बात, काम क्या करवाएंगे? आपको यही बताना है कि आप गांव के अगर प्रधान हैं तो गांव के लोगों से क्या क्या काम करवाएंगे ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए, ये बताना है। बतेरे काम है, कोई भी 4-5 काम लिख देना, मामला सेट हो जाएगा। देखो पहला कहता था नरेगा को हम क्या रेफर करते हैं, राइट टू वर्क। कहता है नरेगा 2005 गारंटीज एटलीस्ट 100 डे वर्क फॉर 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली। कहता है नरेगा राइट टू वर्क हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि नरेगा एक्ट के हिसाब से, नरेगा की पॉलिसी के हिसाब से ये कहा गया था कि भारत के हर एक घर में, हर एक फैमिली से एक मेंबर को 1 साल में 100 दिन का काम जरूर दिया जाएगा। अगर हर एक फैमिली के एक मेंबर को 100 दिन का काम मिलेगा तो आप ये सोच के बता दीजिए जरा
काम मिला उन्हें कितने दिन का, 100 दिन का, कितने दिन में, 365 दिन में, तो उन्हें भी राइट मिल गया ना काम करने का। इसीलिए हम नरेगा 2005 को कहते हैं राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। ठीक है सरकार। कहता है बाय डूइंग सो दिस प्रोग्राम फुलफिल वन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सरकार, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइट टू वर्क। बस आप पहली लाइन लिख दें, नरेगा 2005 गिव द 100 डेज वर्क फॉर वन मेंबर ऑफ अ फैमिली। ये गारंटी हुआ करते थे नरेगा की, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं नरेगा 2005 को राइट टू वर्क। बाकी ये पंचायत आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बताइए, आप कौन कौन से काम और धंधे करवा सकते हैं गाँव के लोगों से ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए। पहला काम आप करवा सकते हैं वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। मान लीजिए किसी गांव में पानी की कमी है, किल्लत है, तो आप क्या करें, गांव के उधर जाके एक कुआं खुदवा दीजिए, या फिर कोई ट्यूबवेल लगवा दीजिए, या फिर कोई टंकी लगवा दीजिए। तो ये सब काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों को उस पे काम पे लगाइए, काम हो जाएगा तो पैसे दीजिए। इसी को हमने कहा था वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर का कंजर्वेशन करवाइए। दूसरा ड्रॉट प्रूफिंग बाय द डिगिंग ट्यूबवेल, या फिर लोगों से ट्यूबवेल खुदवा दीजिए, है ना। तो उसमें आदमी की जरूरत होगी, आदमी काम करेगा तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, इस वजह से उस आदमी की इनकम बढ़ेगी। आप ये करवा सकते हैं। ठीक है। अगला रिनोवेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। मान लीजिए कोई पहले से बना है, कोई कुआं बना है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई तालाब है, कोई टंकी है, उसको रिनोवेट करवाइए, साफ करवाइए ताकि लोगों को प्रॉपर पानी मिल सके। उसको करने के लिए आदमियों की जरूरत हो, तो आदमियों की अगर जरूरत होगी तो आदमी लगेंगे, जब आदमी लगेंगे तो उन्हें आप पैसे देंगे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो आप ये करवा दीजिए। किसी लैंड का डेवलपमेंट करवा दीजिए एग्रीकल्चर के लिए जो खराब पड़ी हो। कंस्ट्रक्शन चेक डैम्स फॉर फ्लड। मान लीजिए किसी इलाके में हर साल फ्लड आता हो तो वहां पे एक छोटा मोटा डैम बनवा दीजिए